नमस्ते। आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में अलका मैम ने मेरे विवाह की चर्चा शुरू की थी। आज आप सुनेंगे मेरे पापा के प्रेम के प्रति अलका मैम की दार्शनिक समझ, योगेश जी का अजीबोगरीब प्रस्ताव जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया, और वो खुशखबरी जिसने मेरी विरह वेदना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अलका मैम की दार्शनिक समझ। विवाह का दृढ़ संकल्प। अलका मैम ने पुष्टि की कि स्वप्निल अब भी मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मैंने अपना सुविचारित उत्तर दिया, मैं पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती, अतः मैं विवाह नहीं कर सकती। अकेलेपन का समाधान। मैम ने पापा की मानसिक और शारीरिक जरूरतों पर तर्क दिया, लेकिन मैंने पापा और मैम के विवाह का विचार करने का साहस नहीं किया। प्रेम का रूपांतरण। तंद्रा में मैंने समझा कि अलका मैम ने 45 की उम्र में विवाह नहीं किया और अब उनका प्रेयसी वाला प्रेम एक बहनापे वाले स्नेह में परिवर्तित हो गया है। मेरा उन्हें विवाह के लिए कहना एक बड़ी भूल होती। कामज्वर और आत्मनियंत्रण। विरह की वेदना। स्वप्निल के औपचारिक प्रस्ताव से मेरा मन मीठी कल्पनाओं और कामनाओं से भर गया। मुझे लगा कि मैं ये समय विरह की वेदना में बिता रही हूँ, जो हमारे मधुर मिलन के सुख में बिताया जा सकता था। पागलपन का सवार। मुझ पर पागलपन सवार हुआ और मैंने खुद को नियंत्रित करने के लिए स्वयं ही अपने गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे पीड़ा तो हुई, मगर मुझ पर चढ़ा काम ज्वर उतर गया। विदुर का प्रस्ताव अस्वीकार। सत्य की कसौटी। मैं योगेश जी से एक कैफे में मिली। वह बहुत आशान्वित दिख रहे थे। मैंने पापा का उदाहरण देते हुए कहा, मुझे लगता है 45 के आसपास शारीरिक से अधिक यह मानसिक आवश्यकता हो जाती है। इससे विधुर या विधवा के लिए विवाह कर लेना अच्छा निर्णय होता है। प्रस्ताव पर विराम। मैंने उन्हें दुखी करने वाला परामर्श दिया, आप विवाह तो करें, मगर ऐसी किसी युवती से करें जो दुर्भाग्य से विधवा हो गई हो या जिसका विवाह विच्छेद हो गया हो। अंतिम कारण। योगेश जी के निराश होने पर मैंने अंतिम कारण बताया। वास्तव में मेरा विवाह अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के लड़के से होने जा रहा है। मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा न कहती तो वे किसी और अनब्याही लड़की से विवाह की आशा कर रहे होते। अंतिम खुशखबरी। स्वयं का समाधान। योगेश जी को अप्रिय सत्य बताने के बाद मुझे लगा कि आज मैं स्वयं अपनी दृष्टि में समस्या नहीं, एक समाधान बनी हुई दिखाई दे रही हूँ। खुशी का कॉल। लगभग 15 दिन बाद मुझे राशील का कॉल आया, वो भी चहकते हुए। राशील ने खुशखबरी दी, वाणी, स्वप्निल अगले सप्ताह भारत पहुंच रहा है। स्वप्निल भारत आ रहा है। क्या यह मेरे और मेरे पापा के अकेलेपन का स्थायी समाधान लेकर आएगा, और क्या मैं अपने प्यार को शब्दों में स्वीकार कर पाऊंगी? प्रेम का आत्मनियंत्रण। विधुर के प्रस्ताव का अस्वीकार और भारत में स्वप्निल का आगमन। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 63, पापा का प्रेम, योगेश जी का प्रस्ताव अस्वीकार और स्वप्निल का आगमन। इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? क्या अमेरिका में कुछ विशेष घट गया है? मैम ने उत्तर देने के बदले 2 प्रश्न कर दिए हैं। वास्तव में ये बात राशील ने मुझे भी बताई थी। स्वप्निल के पास ये प्रस्ताव करने के बहुत अवसर थे, फिर भी उसने मुझसे कभी नहीं कहा, इसलिए मैंने पूछा है। मैंने कारण स्पष्ट किया है। राशील ने अंतिम बार यह बात अभी 2 दिन पहले बताई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, ये सुनना मुझे अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ यही है कि स्वप्निल ने मुझसे नहीं कहा, मगर वो अपने पूर्व के विचार पर अब भी दृढ़ है। स्वप्निल अच्छा लड़का है, उससे विवाह मेरे लिए भाग्य की बात है। फिर भी मैं इस बारे में अपने पूर्व के विचार पर अब भी बनी हुई हूँ। मैं पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती, अतः मैं विवाह नहीं कर सकती, मैंने कह दिया है। यह उत्तर मेरा पूर्व और सुविचारित उत्तर है। कुछ दिनों से मैं ये चाहने लगी हूँ कि मेरे पापा और अलका मैम विवाह कर लें, तो मैं निश्चिंत होकर स्वप्निल से विवाह कर सकती हूँ। फिर मुझे अमेरिका में रहने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि मैम ऐसी कोई बात कहें जिससे मैं उनसे यह बात कह दूँ। नीरज जी तो उतने असहाय नहीं हैं। उनके लिए आप अपने विवाह की उम्र निकल जाने दो, यह उचित नहीं होगा। मुझे नहीं लगता अभी 10-15 वर्ष उनको कोई पराश्रय की स्थिति होगी। आगे जब ऐसा कुछ होगा तो कोई उपाय निकाला ही जा सकता है। तब तक उनके भोजन आदि का प्रबंध करना मेरे लिए कठिन नहीं है, अलका मैम मुझे समझाते हुए आश्वस्त कर रही हैं। मैं अभी अभी चाहने लगी हूँ कि पापा पुनः विवाह कर ले, इससे अधिक स्पष्ट कहने का मैं साहस नहीं कर सकी हूँ। जिन्होंने 45 की उम्र में विवाह नहीं किया, वे अब 60 के होकर विवाह करने तैयार होंगे, मुझे नहीं लगता है।
मुझे लगता है वे आपकी माँ को बहुत चाहते रहे होंगे। ऐसे पुरुष कभी पुनर्विवाह नहीं करते हैं। मैम ने जो कहा है उस सच्चाई को मैं भी समझती हूँ। फिर भी अगर यह प्रस्ताव अलका मैम से विवाह करने के बारे में हो तो कदाचित पापा इस पर विचार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरी ऐसी आशा शायद इससे भी प्रेरित है कि मैं स्वप्निल से अपने विवाह का एक यही उपाय देखती हूँ। आप यदि चाहें तो मुझे लगता है वे आपसे विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। मैं मैम से ये कहना चाहती हूँ किंतु मैं साहस नहीं कर पाई हूँ। पूर्व विचारित मेरी योजना मेरे मन में ही रह गई है। मैं पापा से बात करूंगी फिर कोई उत्तर दे सकूंगी। मैंने इतना ही कहकर बात टाल दी है। मेम ने धैर्य धारण किया है। वाणी आप विचार करो, बार बार विचार करो, इससे कोई ना कोई मार्ग निकल ही जाएगा। वे मेरे पीछे नहीं पड़ी हैं। रात जब मैम की नींद लग गई है तब मैं उनके साइड में लेटी हुई तंद्रा में डूब उतर आ रही हूँ। इस तरह सब अच्छा ही हुआ है, अच्छा रहा है। मैंने अपनी बुद्धिमानी नहीं बताई हूँ। अब मुझे लग रहा है अलका मैम से विवाह करने के लिए कहना मेरी बड़ी भूल होती। उन्हें मेरे पापा से प्रेम है, इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि वे इस वृद्धावस्था में उनसे विवाह करना चाहेंगी। उन्होंने आज समाज में जिस तरह की प्रतिष्ठा का स्थान बनाया है, वे क्यों उस पर पानी फेरना चाहेंगी। वे अब पापा को प्रेम नहीं करती हैं, ऐसा भी नहीं है। अवस्था परिवर्तन के साथ उनका प्रेम बदले में कुछ पाने वाला प्रेम नहीं रहा है। मेरे अमेरिका प्रवास के समय में उन्होंने मेरे पापा की सुविधाओं में कमी नहीं होने दी है। युवावस्था में जब प्रेम का प्रतिफल प्रेम में पाने की तीव्र उत्कंठा होती है, तब भी उन्होंने संस्कृति विपरीत आचरण नहीं करके उसे बिता दिया है। तब आज वे प्रेम में कुछ पाने के लिए व्याकुल तो नहीं ही होंगी। मेरे पापा के लिए उनका एक प्रेयसी वाला प्रेम अब एक बहनापे वाले स्नेह में परिवर्तित हो गया है। यह मुझे अब समझ आ गया है। अलका मैम के माध्यम से स्वप्निल का मुझसे विवाह करने का औपचारिक प्रस्ताव मिल गया है। इस दिन की यह उपलब्धि ही मेरे लिए सुखद रही है। इससे मेरे मन में जगी मीठी कल्पनाओं, कामनाओं ने मेरे तन में अनूठी सी तरंग उत्पन्न कर दी है। मेरी बाहें स्वप्निल को आलिंगन में भर लेने को व्याकुल हो रही हैं। मुझे अपने हठ पर और स्वप्निल के धैर्य से शिकायत हो रही है। ये जो समय हमारे मधुर मिलन के सुख में बिताया जा सकता है, मैं विरह की वेदना में बिता रही हूँ। मुझ पर पागलपन सवार हुआ है। मैंने एक तमाचा स्वयं ही अपने गाल पर जड़ दिया है। इससे पीड़ा तो हुई मगर मुझ पर चढ़ गया काम ज्वर उतर गया है। दृश्य परिवर्तन। मैं बहुत दिनों से योगेश जी ने मिलना चाह रही हूँ। मैंने एक दिन सौम्या से योगेश जी का नंबर लिया है, फिर उन्हें कॉल करके उनसे मिलने के लिए सुविधा का समय पूछ लिया है। तय के अनुसार अगले दिन स्कूल से लौटते समय वो और मैं एक कैफे में आमने सामने बैठकर जलपान कर रहे हैं। योगेश जी आशान्वित दिख रहे हैं। मेरा कॉल करके मिलने बुलाने से शायद उन्हें लग रहा है कि मेरा उत्तर उनके अनुकूल होने जा रहा है। उनके हाव भाव से समझा जा सकता है उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। ऐसे में मुझे बात का आरंभ सावधानी से करना है। मैं जब 12वीं में पढ़ती थी तब मेरी माँ नहीं रही थी। मेरे पापा की उम्र भी तब आज आपकी उम्र के लगभग ही थी। उन्होंने विवाह नहीं किया है। आज मैं सोचती हूँ उन्हें विवाह कर लेना चाहिए था। मैंने बताया है। हाँ, यही तो मैं सोचता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के घरेलू दायित्व के साथ ही शारीरिक आवश्यकताएं भी होती है, जिसके लिए पत्नी का होना नितांत आवश्यक होता है। इसीलिए तो मैं विवाह करना चाहता हूँ, उत्साहित होकर योगेश जी ने कहा है। योगेश जी ने शारीरिक आवश्यकता को प्रमुख बताते हुए बात कही है। मेरा विचार उससे अलग है। मुझे लगता है 45 के आसपास शारीरिक से अधिक यह मानसिक आवश्यकता हो जाती है। इससे विधुर या विधवा के लिए विवाह कर लेना अच्छा निर्णय होता है। अब देखो मेरे पापा अकेले हैं। वे 60 के हुए हैं। अब उन्हें शारीरिक नहीं मानसिक सपोर्ट चाहिए होता है। वे अकेले हो जाएंगे सोचकर मैं विवाह नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनकी बात से आंशिक असहमति स्पष्ट करते हुए बताया है। आप उनकी चिंता नहीं कीजिए, हम विवाह करने के बाद उन्हें अपने साथ ही रख लेंगे। योगेश जी उतावले हो रहे हैं। मेरा ऐसा कोई उत्तर नहीं मिलने पर भी वे मान रहे हैं, जैसे मैं विवाह के लिए हाँ कह चुकी हूँ। मैंने अब विलंब करना उचित नहीं समझा है। योगेश जी आप सौम्या के पापा हैं, इसलिए मेरे मन में आपके लिए बड़ा सम्मान है। मैं चाहती हूँ आप विवाह तो करें मगर ऐसी किसी युवती से करें जो दुर्भाग्य से विधवा हो गई हो या जिसका विवाह विच्छेद हो गया हो। वो आपकी उम्र के आसपास की हो, ये और भी अच्छा होगा। मैंने उनको दुखी करने वाला परामर्श दे दिया है। उनका कॉफी का घूंट बाहर फैलने को आया है। किसी प्रकार वे रोक पाए हैं और गर्म कॉफी को तुरंत गटक गए हैं। इस सब में उनकी आंखों में आंसू भी छलक आए हैं। इसका अर्थ है आप मुझसे विवाह के लिए मना कर रही हैं।
उनके स्वर में उनके हृदय की व्यथा झलक रही है। योगेश जी, आप मुझे बताइए, विवाह योग्य हो जाने पर सौम्या का विवाह आप किसी विधुर व्यक्ति से जो उससे 10-15 वर्ष बड़ा होगा करना चाहेंगे? मैंने प्रश्न पूछा है। उनके पास बोलने को शब्द नहीं है। वे अब जितना जल्दी हो कैफे से बाहर निकल जाना चाहते हैं। उन्होंने वेटर को बुलाकर उसे बिल लाने के लिए कहा है। आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का यही नहीं, एक और कारण भी है। वास्तव में मेरा विवाह अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के लड़के से होने जा रहा है। मैंने अपनी मनाही का उन पर पड़ रहा प्रभाव डाइल्यूट करने का प्रयास करते हुए कहा है। आपने ये कारण बताते हुए मना कर दिया होता तो अच्छा होता, शिकायती भाव से उन्होंने कहा है। वेटर बिल ला चुका है। उन्होंने कार्ड से बिल भुगतान कर दिया है। हम कैफे से बाहर आ गए हैं। सौम्या को माध्यम बनाकर मैं बात नहीं कहना चाहती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी मनाही के बाद आप किसी और अनब्याही लड़की से विवाह की आशा कर रहे होते। बात योगेश जी के लिए अप्रिय है, मगर मैंने हंसते हुए कहा है। स्पष्ट है, हमारा अपने अपने घरों के लिए अलग अलग मार्ग पकड़ने के समय में योगेश जी ने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा है। आज मैं स्वयं अपनी दृष्टि में समस्या नहीं, एक समाधान बनी हुई दिखाई दे रही हूँ। लगभग 15 दिन बाद मुझे राशील का वीडियो कॉल आया है। वाणी, स्वप्निल अगले सप्ताह भारत पहुंच रहा है, उसने चहकते हुए बताया है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 63 वाणी के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वह अब अपनी भावनाओं और निर्णयों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है। यह एपिसोड एक तरफ सहानुभूति, आत्मसम्मान और समझदारी की कहानी कहता है और दूसरी तरफ प्रेम की असाधारण शक्ति को प्रदर्शित करता है। वाणी का परिपक्व निर्णय। पिता के लिए चिंता। वाणी का अपने पिता को अकेले न छोड़ने का दृढ़ संकल्प उसके मजबूत पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। वो अपने सुख से पहले अपने पिता की सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देती है। अलका मैम के प्रेम की समझ। वाणी का ये बोध कि अलका मैम का प्रेम अब रोमांटिक से बहनापे वाले स्नेह में बदल गया है, उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वो ये समझ जाती है कि विवाह का परामर्श देना न केवल व्यर्थ होगा, बल्कि अलका मैम की अपनी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का भी अपमान होगा। योगेश के प्रस्ताव का समाधान। सहानुभूति और नैतिकता। वाणी का योगेश के प्रस्ताव को सहानुभूति और ईमानदारी के साथ अस्वीकार करना उसके चरित्र को और भी महान बनाता है। वो उनके एकाकीपन को समझती है, लेकिन अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करती। उसका ये कहना कि योगेश को अपने उम्र की किसी विधवा या विवाह विच्छेदित महिला से विवाह करना चाहिए, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार और समझदार संदेश देता है। समस्या से समाधान तक। एपिसोड का ये हिस्सा अत्यंत रोचक है। वाणी अब केवल एक समस्या, अपने पिता को अकेले न छोड़ना, का सामना नहीं कर रही, बल्कि वो दूसरों की समस्याओं, योगेश का एकाकीपन, का भी समाधान प्रस्तुत कर रही है। यह उसकी आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना को दर्शाता है। कथानक का नया मोड़। स्वप्निल का भारत आगमन, ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमैक्स है। वाणी के सभी आंतरिक संघर्षों को हल करने के बाद स्वप्निल का भारत आना ये सिद्ध करता है कि प्रेम हमेशा सही समय पर आता है। ये दर्शाता है कि अब कहानी मनोवैज्ञानिक द्वंद्व से निकलकर यथार्थवादी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके संवादों को आत्मविश्वास और निर्णायकता के साथ प्रस्तुत किया जाए। अलका मैम से बात करते समय उसके स्वर में गंभीरता और विनम्रता हो। योगेश के साथ संवाद में उसका स्वर सहानुभूतिपूर्ण, शांत और दृढ़ हो। अलका मैम का स्वर। उनका स्वर शांत, अधिकारपूर्ण और सलाह देने वाली लगे। योगेश का स्वर। उनका स्वर उम्मीद से भरा हो, जो धीरे धीरे निराशा और व्यथा में बदल जाए। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। वाणी और अलका मैम। संगीत शांत और सकारात्मक हो। वाणी और योगेश। संगीत पहले आशापूर्ण हो, फिर धीमा और चिंतनशील हो, और अंत में उदासी और समझदारी को दर्शाए। अंतिम दृश्य। संगीत अत्यंत हर्षित, ऊर्जावान और उत्साहजनक हो, जो स्वप्निल के आने की खबर को दर्शाता है। एपिसोड 63 समाप्त।